गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 10 जुलाई है और मेरी घड़ी में इसमें 7:29 हो रहे हैं सुबह के। आज मैं आपके सामने एक हिंदू एडिटोरियल लेके आ रहा हूँ और इसको अपन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही टॉपिकल है, बहुत ही करंट है और एक तरह से ये हमारे देश में एक बर्निंग प्रॉब्लम भी है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, या क्रिमिनलाइजेशन इन भी कह सकते हो, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। उसका अर्थ होता है कि पॉलिटिक्स में अपराधीकरण या पॉलिटिक्स का अपराधीकरण। ठीक है, तो ये आज का हिंदी एडिटोरियल है, डेली एडिशन का, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो इसका हेडिंग है ओनिंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है ना, लेकिन इसको अपन मानते नहीं हैं। इसमें जो एक फ्रेज़ आया है इसके टाइटल में ही, ओन अप टू या ओन अप, इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर इसको डिस्कस नहीं करेंगे सीखें कैसे अब, है ना आपको। तो ये ओन वर्ड बच्चों एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओन आपका वर्ब है, ओन आपका डिटरमिनर है, प्रोनाउन है, बहुत शानदार वर्ड है। ओन वर्ब के रूप में अर्थ होता है, ठीक है, आपका टू बी द ओनर ऑफ समथिंग। ये इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का ओनर होना। ओनर का मतलब मालिक होना। इफ़ आई से आई ओन दिस बिल्डिंग, तो मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, हो गया ओन का। ठीक है, ओन आपका डिटरमिनर और प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, इफ़ आई से एक ने कहा तो कैसे आएगा, गाड़ी भेज दूँ कि नहीं, आई हैव माई ओन कार। अब देखो इसमें ओन क्या है, ओन इसमें डिटरमिनर है और माई इसमें प्री डिटरमिनर हो जाएगा। कार के आगे आ रहा है ना आपका, तो मेरी अपनी कार है। ठीक है ना, तो ओन आपका इसमें डिटरमिनर भी है। और किसी ने कहा या आपने कहा कार भेज दो, कि आपने शॉर्ट में जवाब दिया आई हैव माई ओन, आई हैव माई ओन। तो माई के बाद में ओन आ रहा है। माई आपको पता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, ये तो नाउन, ये आपका वो हो नहीं सकता कोई दूसरा शब्द आपका, तो उसमें ओन आपका प्रोनाउन है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आई हैव माई ओन कार एंड आई हैव माई ओन। जब ये शॉर्ट आंसर है किसी का, ये तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट लगेगा आपको। जब किसी ने कहा ना आपको लेने के लिए कार भेज दूँ, तो आपने कहा नहीं जरूरत नहीं है, आई हैव माई ओन, मेरी अपनी है, तो आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और एक शानदार फ्रेज है इसका, ऑन योर ओन, यानी अपने आप। एक छोटे बच्चों को किसी ने पूछा ये पेंटिंग बनाई आपने, किसी ने मदद की कि नहीं, आई डिड इट ऑन माई ओन। तो मैंने इसको अकेले किया, अपने आप किया, किसी ने मेरी इसमें मदद नहीं की। तो बड़ा शानदार वर्ड है ये ओन। और ये 3 और 4 लेटर के वर्ड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जानो। ठीक है, और फिर इसका जो फ्रेज बनता है ओन अप, और ओन का मतलब वर्ब का मतलब ये वर्ब के रूप में इसका मीनिंग एडमिट भी होता है, ध्यान रखना। एडमिट यानी किसी बात को मानना, स्वीकार करना। ठीक है, इफ़ आई से आई ओन, और इसमें दैट का क्लॉज लगा सकते हो, आई ओन दैट आई वाज रॉन्ग। तो इस बात को मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, दैट्स राइट। और फिर होता है ओन अप फ्रेज, इसका ओन अप, इसका भी अर्थ होता है टू एडमिट, ये एडमिट करना कि आपने कोई गलती की है। इफ़ आई से आई ओन अप माई मिस्टेक, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। इसका 2 तरह से प्रयोग होता है। ओन अप के साथ में टू लगाते हो आप, तो किस चीज़ की आप गलती स्वीकार कर रहे हो, तो उसमें टू प्लस आपको फिर एक जेरेंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, ही हैज़ ओन अप टू स्टीलिंग माई मनी। तो इसको उसने बात ने स्वीकार किया है कि उसने मेरा पैसा चुराया। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया बच्चों, है ना आपका। तो ओन अप का मैंने आपको सारे प्रयोग बता दिए ओन का। ठीक है, और इसका उल्टा होता है, उल्टा तो नहीं होता है लेकिन एक वर्ड है डिसोन, ये उल्टा नहीं है, ध्यान रखना आपका। और डिसोन वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू से दैट समबडी हैज़ नो रिलेशन विथ यू। ये इसका मीनिंग होता है, ये कहना है कि फलाने आदमी का आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है। किस सेंस में, कि जबकि वो एक्चुअली आपका रिलेशन है। ठीक है ना, हिंदी में कहता है ना बेदखल करना है। इफ़ आई से हिज फादर हैज़ डिसोन्ड हिम, तो उसके पापा ने उसके साथ में अपने संबंध विच्छेद कर दिए, शायद वो खराब होगा, जो भी होगा, है ना आपको। 3 महीने सारे आपको बता दिया। वापस आ जाओ आर्टिकल पे।
तो इसमें तो ओनिंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, लेकिन नेता लोग कोई मानते नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी मानती नहीं है कि हाँ पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है। क्रिमिनलाइजेशन का अर्थ होता है अपराधीकरण, और अपराधीकरण कब होता है पॉलिटिक्स का? अपराधीकरण पॉलिटिक्स का तब होता है कि जब आपके अपराधी प्रवृत्ति के लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और पॉलिटिक्स में फिर वो उल्टे पुल्टे काम होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है, और कई बार एग्ज़ाम में इसके ऊपर लेख भी आता है, ऐसे भी आता है। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि जब इन आर्टिकल्स को अच्छी तरह पढ़ते हो तो ऐसे आपके अपने आप तैयार हो जाते हैं। आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ जो टेस्ट होती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो आपके डिस्कशन में हो, जैसे बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, खास करके एसबीआई का, तो उसमें आपका जीडी भी होता है। बच्चे सीडीएस में जाएंगे तो वहाँ भी आपको कई बार जीडी करनी पड़ेगी। जीडी करते हो ग्रुप डिस्कशन, यही टॉपिक दे देंगे आप। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इस पर बात कीजिए। ये ऐसे लिखने के लिए हो सकता है आपका, तो इसलिए आर्टिकल पढ़ते रहने चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दिन में कम से कम एक अखबार अच्छी तरह से पढ़ ले, और इंग्लिश में सुधार नहीं हो तो हिंदू से बढ़िया कोई अखबार हो नहीं सकता आपका। चलिए पढ़ते हैं इसको आर्टिकल। द फरवरी 2020 ऑर्डर्स, तो एक्चुअली क्या फरवरी में, इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, उसके बारे में बात है। ऑर्डर पुशेस द एनवेलप फर्दर, यहाँ एनवेलप का मतलब लिफाफा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। फर्दर ऑन रेस्ट्रिक्टिंग क्रिमिनल कैंडिडेट्स, लिफाफा आगे बढ़ाना नहीं है, मतलब मामले आगे बढ़ाना है। फर्दर ऑन पुशेस द एनवेलप फर्दर ऑन रेस्ट्रिक्टिंग क्रिमिनल कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। कंटेस्ट का मतलब होता है इलेक्शन में भाग लेना, इसका फ्रेज बना के लिखिए आपका, इसका ऐसे फ्रेज बनाओ, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ये फ्रेज हो गया आपका। और इसका अर्थ होता है इलेक्शन को लड़ना, इलेक्शन में भाग लेना आपका। फ्रेज में मैं टू लगाता हूँ, तो आप, मैंने कई बार बताया आपको, जो सेंटेंस बनाते हो तो टू लगाना जरूर नहीं है। हाँ, टू तब लगेगा जब उसका आपने इन्फिनिटिव इस्तेमाल, आई वॉन्ट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन, तो टू लग जाएगा। अगर मुझे पूछना हो कितने लोग इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा हाउ मेनी पीपल आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन। ये टू लगाना आप समझ के बच्चों, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आई वॉन्ट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन, तो इसका तो हो जाएगा मैं इस इलेक्शन में भाग लेना चाहता हूँ, है ना, तो टू लगेगा, क्योंकि आपको इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना वांट के बाद में। और मुझे अगर पूछना हो कि हाउ मेनी पीपल, तो टू लगाने का जरूरत है। हाउ मेनी पीपल आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन, तो इलेक्शन में कितने लोग भाग ले रहे हैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें जरूरत कहाँ है लगाने की, ठीक है ना। और कंटेस्ट का मतलब, कंटेस्ट वर्ब भी होता है, कंटेस्ट आपका नाउन भी होता है, कोई भी आपकी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, ठीक है ना। हु वॉन दिस कंटेस्ट, तो आपको पूछना ये प्रतियोगिता किसने जीती, ठीक है। और जो भाग लेते हैं इसलिए वो कंटेस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स आर देयर, कितनी लोग जो है प्रतियोगी हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स आर देयर, तो ये सब आपको आने चाहिए। वापस आ जाओ मेन आर्टिकल में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को और आगे बढ़ाया है कि ताकि जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है ना, वो इलेक्शन में भाग ना ले पाएँ। पुशेस द एनवेलप फर्दर, ठीक है ना, उसको उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया, ऑर्डर निकाला और पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया। एनवेलप का मतलब यूँ लिफाफा होता है ना। ये एनवेलप वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, किस लिहाज से मैं आपको बताता हूँ। ये तो है, ये एनवेलप आपका नाउन है, और इसका अर्थ क्या हुआ, लिफाफा। अब हिंदी में लिफाफा को, इंग्लिश में शॉर्ट, कोई इससे आसान कोई वर्ड है नहीं आपका। जो अंतर बताना चाह रहा था वही ये है कि जो बिना ये वाला वर्ब है, ध्यान रखना आप। तो कहीं पर मिस्ट पैदा हो रही थी, आप शहर के बाहर थे, आपने मिस्ट देखी, मिस्ट समझते हो, धुंध, मिस्ट है, ठीक है ना आपका, फॉग है, स्मोक भी होता है, वो स्मोक और फॉग दोनों को मिला के होता है, स्मोक और फॉग। तो आपने मिस्ट देखी, शहर के बाहर से आप अंदर आ रहे थे, आपने कहा देखना ये जो मिस्ट है, ये जो धुंध है, थोड़ी देर में पूरे शहर को घेर लेगी। तो मैं क्या कैसे कहूँगा, दिस मिस्ट विल एनवेलप द सिटी, ठीक है ना आपका, इन नो टाइम, बहुत जल्दी इसको घेर लेगी। अब मैं आपको ये बता दूँ, एग्ज़ाम आया हुआ इसलिए आपका टीचर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
अपने आप आपको बताता है भाई ये इसको तैयारी कर लो, ये तो गलत हो जाएगा। अब अगर इसमें आपने पी लगाते गलत हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ब चाहिए और मैंने ऊपर क्या बताया आपको, ठीक है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो करेक्ट है, बिना ई वाला वर्ब है, ई और ई वाला आपका नाउन है, ठीक है। इफ आई से आई नीड एन एनवलप, आई नीड एन एनवलप, तो मुझे एक लिफाफा चाहिए, इसमें आप बिना ई का गलत हो जाएगा। तो टीचर की ये ड्यूटी होती है, वो आपको बताए वो, ठीक है ना, और आपका काम है इसको याद कर लेना। आई नीड एन एनवलप, तो मेरे को एक लिफाफा चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय था क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स पे, में है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। ये बड़ा कोलोकेशन बड़े शानदार है, इन कोलोकेशन को आप डायरी में उतारें, ठीक है ना। और फार रीचिंग अलग से आपको याद करोगे, कोई काम करनी है ना। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस करता होता दूरगामी परिणाम, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हिंदी में, दूरगामी परिणाम, यानी ऐसे परिणाम जो बहुत लंबे जाएंगे, ये इसका मीनिंग है, दूरगामी परिणाम, परिणाम। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर आपने कहना है इसके बहुत प्रभाव पड़ेगा, इस दूरगामी परिणाम का अर्थ होता है इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये आपने इस शब्दों को कोलोकेट करके याद करना है। अकेला काम का ये फार रीचिंग कोई काम का नहीं है जनाब, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज करता था दूरगामी परिणाम, ठीक है। तो बड़ा शानदार कोलोकेशन है। फिर क्या होता है कि जब ये कहीं फिलअप में आते हैं, बता रहा हूँ आपको, और इसमें फार रीचिंग को ब्लैंक बनाया गया है, तो आपको इसको फिलअप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वही लेखक भी कह रहे हैं, ठीक है। ये 2000 मतलब इसी साल में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जजमेंट दिया, निर्णय दिया, और उसका निर्णय किस बारे के बाद था, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के बारे में, तो उसके बड़े व्यापक परिणाम होंगे। किसके लिए? फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। इट विल फर्स्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द कमिंग ईयर। फरवरी में दिया है उन्होंने तो पहली बार इसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंट करता था, क्रियान्वयन करना। अभी ये जो बिहार इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में, सबसे पहले वहाँ ये लागू होगा, ठीक है। और कोर्ट ने क्या कहा है? द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू स्टेट द रीजन्स फॉर सच सिलेक्शंस। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी को यानी कैंडिडेट को चुना है, तो कोर्ट कह रहा है उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने उसको क्यों चुना, और साथ में ये भी बताना पड़ेगा एज ऑल्सो एज टू वाई। एज ऑल्सो अलग है बच्चों, ध्यान रखना है। और ये भी, और एज टू वाई का अर्थ होता है कि क्यों अदर इंडिविजुअल्स विदाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कुड नॉट बी सिलेक्टेड एज कैंडिडेट्स। और ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स क्यों नहीं चुने जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अब ये जो कोलोकेशन मैंने आपको हाईलाइट किया है, ये भी एक कोलोकेशन है। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप ये कोलोकेशन अपनी डायरी में नोट करें, ठीक है ना आपका। देयर आर सम कैंडिडेट्स विदाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। एक एक शब्द को अलग अकेला मत पढ़ो, इसको साथ पढ़ना पड़ेगा। और यूँ एंटीसीडेंट का मीनिंग आपको मैंने क्लास में भी कई बार बताया। एंटीसीडेंट के दो अर्थ होते हैं, एक तो ये ग्रामेटिकल वर्ड है। एंटीसीडेंट का अर्थ होता है किसी रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का कौन से नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध है, तो वो जो नाउन होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। बिना उदाहरण के समझ नहीं पाओगे, मैं देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं आपको द मैन whom you helped was my father। अब आपको कह रहे हैं इसमें आपका whom क्या है, तो whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि संबंध इससे पहले आने वाले नाउन के साथ में है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मैन क्या हो गया? मैन आपका एंटीसीडेंट हो गया और whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। मेरी समस्या ये है कि कोई शब्द आएगा तो मैं आपको पूरा ही समझाना पड़ेगा। तो ये एंटीसीडेंट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध
अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ में जो होता है तो वही नाउन प्रोनाउन आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। एक तो ये हो गया। और जब इसका प्रयोग आप एक वर्ब के रूप में, वर्ड के रूप में करते हो, अलग से ग्रामेटिकल वर्ड के रूप में नहीं, तो एंटीसीडेंट का तो होता है आपका, आपकी हिस्ट्री, आपका पता ठिकाना, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस आदमी के एंटीसीडेंट डाउटफुल हैं, दिस मैन हैज़ डाउटफुल एंटीसीडेंट्स, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है कि कहाँ का है, क्या है, ये थोड़ा सा उसमें डाउट हो रहा है। ये कहता है मैं फलाने गांव का हूँ और मैंने वहाँ गांव वालों को पूछा तो कह रहे हैं इस नाम का देहात में कोई रहता नहीं है, ठीक है। अब आपको समझाया जाएगा। विदाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का अर्थ क्या हुआ कि जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है क्रिमिनल केसेस की, तो कोर्ट उनसे पूछेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को इलेक्शन में टिकट दिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप बिना क्रिमिनल एंटीसीडेंट के लोगों को, कैंडिडेट्स को क्यों नहीं चुन पाए, कुड नॉट बी सिलेक्टेड एज कैंडिडेट्स। अब इसको कितनी इसकी अनुपालना होती है अभी देखेंगे अक्टूबर में, ठीक है। इस हालांकि ऑर्डर्स पहले भी थे लेकिन कहाँ मानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इस बार उसने सख्ती से पेश किया इसको। तो कहा पुश द एनवलप फर्दर, देखते हैं क्या होता है। इफ ए पोलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंप्लाई, ये लेखक ने लिखा है फेल टू कंप्लाई, ये भी एक फ्रेज बना के लिखिए आप। अगर उसकी अनुपालना करने में वो असफल रहते हैं तो फ्रेज क्या बनता है, फेल टू कंप्लाई, आगे विद समथिंग भी लगा सकते हो, समथिंग कैन बी ऑर्डर्स, ठीक है ना आप। और इसका तो किसी के चीज़ की अनुपालना न करना कर पाना। मुझे सेंटेंस बनाता हूँ आपका, इफ आई से कि ही हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विथ माई इंस्ट्रक्शंस, तो जब मैंने उसको निर्देश दिए थे उसकी अनुपालना करने में वो फेल हुआ है, असफल रहा है। तो आगे समझे आपके, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इट वुड बी इन कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट्स ऑर्डर्स और डायरेक्शंस। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ में कंप्लाई नहीं करेगी तो कोर्ट ने कहा है ये कोर्ट का अपमान होगा, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझते हो आपका, तो क्योंकि इसमें फिर अलग धारा लगती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब कभी भी कोर्ट कोई आदेश देता है और उसके आदेशों की अवहेलना होती है, ठीक है, तो उसको अपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इसका अर्थ है कोर्ट की अवमानना। और जैसे अवमानना का उसमें लगेगा तो आपके खिलाफ कोर्ट अलग से एक्शन ले सकता है, ध्यान रखना। उसमें आपका कोई और नहीं होगा, आप और कोर्ट के बीच में मामला होगा, तो सज़ा मिलना तो निश्चित है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। आर गेट योर पॉइंट। कंटेम्प्ट कोर्ट का अर्थ होता है कोर्ट का तिरस्कार, कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की अवमानना। अवमानना समझते बच्चों, कोर्ट की आपने निरादर कर दिया, कोर्ट का आदेश नहीं माना तो कोर्ट का निरादर है, और कोर्ट का निरादर आपने कर दिया है, ठीक है ना, तो फिर कोर्ट आपको सजा देगा। वो इसका ये सेंस है, ठीक है। तो ये कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की तो इसको कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है, कोर्ट के डायरेक्शंस का, ऑर्डर्स का। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडरशिप, वो राजनीतिक दल और उसकी जो लीडरशिप है, उसके जो नेतागण हैं, वुड फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनको पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार, पब्लिकली ओन अप टू क्रिमिनलाइजेशन, उनको मानना पड़ेगा कि हमारे अपना क्रिमिनलाइजेशन है। ये तो हो गया ना आपका, ये तो मानते नहीं, तभी तो कहा मानते तो है ही नहीं कि आपके हमारे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है, राजनीति का अपराधीकरण है। और दे का मतलब ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी, दे हैड बीन डिनाइंग इट ऑल दिस ईयर्स, इतने सालों से वो उसको हमेशा नकार रहे हैं कि नहीं ऐसी गलत है, ऐसा तो होता ही नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, अब समझ गए आपका, दे हैड बीन डिनाइंग इट ऑल दीज ईयर्स। और इसमें टेंस क्या लगा है बच्चों, चूँकि पास्ट टेंस का है, ठीक है, और पास्ट की बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। कितने सालों से वो हमेशा वो डिनाई करते रहे, ठीक है, दे हैड बीन डिनाइंग इट ऑल दीज ईयर्स। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता था। एनीवे, अर्लियर ऑर्डर्स, पहले के ऑर्डर्स, स्टेट का मतलब क्या ना होता है, यहाँ स्टेट अवस्था नहीं है, ये वर्ब है। अर्लियर ऑर्डर्स क्या कहते थे, दैट ए ओब्लिक ईच, जैसे एग्जाम में आता है ना वैसे, क्योंकि आगे अलग अलग हैं। ईच कैंडिडेट shall submit a sworn affidavit,
एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र जिसमें आपके दस्तखत हों। सोन का मतलब जिसमें आपने कसम खाई है, ठीक है। तो एफिडेविट देंगे, हर कैंडिडेट जो किसी इलेक्शन में भाग ले रहा है वो अपना शपथ पत्र जो है वो आपका दाखिल करेगा, जिसमें क्या करेगा वो, गिविंग यानी देगा, गिविंग फाइनेंशियल डिटेल्स एंड क्रिमिनल केसेस, ये दोनों चीज़ें वो आपका देगा कि मेरे पास में ये फाइनेंसेस हैं, यानी मेरे पास में इतना पैसा है और मेरे खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है, उसका वो ब्यौरा देगा। किसमें? शपथ पत्र में। शपथ पत्र फिर आपका लीगल हो जाता है। ईच कैंडिडेट शैल इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी इन राइटिंग, और हर कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को राइटिंग में लिख के देगा अगर उसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। और तीसरा, द पार्टी शैल पुट अप मतलब आगे रखना, पुट अप ऑन इट्स वेबसाइट, और पार्टी फिर इसको अपनी वेबसाइट पे डालेगी, ठीक है। एंड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स द नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ सच कैंडिडेट्स, और फिर हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स का, ठीक है ना, आपका पेपर में छापेगी, मीडिया में देगी, वेबसाइट पे डालेगी कि भाई ये लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये कोर्ट ने अच्छा एक किया है ताकि हमारे पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से बचाया जा सके। कहाँ तक ये सफल होता है वो हमें देखना है, और जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार इसका प्रयोग बिहार इलेक्शन में जो अक्टूबर में होने वाला है उसमें हमको नज़र आएगा। अब ऑथर कह रहा है कि व्हाई डिड द कोर्ट पास सच एन ऑर्डर। कोर्ट को भी चिंता रहती है, ये मैंने एक बार ये वर्ड इस्तेमाल किया था, वॉच डॉग्स, ठीक है ना। हालांकि ये शब्द ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी को डॉग कह रहा हूँ, लेकिन वॉच डॉग का अर्थ होता है कि जो, ये अच्छा शब्द है ना, वॉच डॉग वो होते हैं जो समाज के ऊपर नज़र रखते हैं। अगर सरकार भी नहीं बोल रही, क्यों बोलेगी, है ना, अपने फ़ायदे के लिए सब सोचते हैं, तो फिर किसी न किसी को तो ये बेड़ा उठाना पड़ता है। तभी तो कहा जाता है जुडिशरी हो गया और आपका मीडिया हो गया, ये स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी होते हैं। द जजमेंट नोट्स दैट, इस जजमेंट ने ये बताया, यहाँ पर नोट करना नहीं है, बताया है, उसने बताया दैट 2004 में 24% थे आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैड क्रिमिनल केसेस। बताओ, परसेंटेज दे रखा, 2004 में 24%, और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी से कोर्ट को चिंता हुई और इस आधार पर कोर्ट को फिर ये निर्णय लेना पड़ा। 2004 में 24%, ठीक है, क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज़, ठीक है, और 2009 में ये 30% पहुँच, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2014 में 34% हो गया, और 2019 में तो बहुत बढ़ गया, 9% बढ़ गया, 43% एमपीज़ थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे, ठीक है। और ऑथर कह रहे हैं इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री विथ ए फ्री प्रेस वेयर वी फाइंड ए प्रॉब्लम ऑफ दिस। एक ही मात्र है जहाँ प्रेस फ्रीडम है और फिर भी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। अ प्रॉब्लम ऑफ दिस डायमेंशन, इसका मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ये भी एक कोलोकेशन है शानदार, ठीक है। इसका तो डायमेंशन का अर्थ यूँ तो आपका उसका लंबाई चौड़ाई गहराई होती है, लेकिन इसका भावार्थ ये है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे अगर आपके सामने अभी बहुत सारी, इसमें जिक्र भी किया है कि हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेटेस्ट प्रॉब्लम ये है आपका कोविड-19 की। तो अब प्रॉब्लम ऑफ दिस डायमेंशन कैन नॉट बी फॉट बाय अ स्टेट अलोन। सब ने मिलकर, केंद्र भी उसमें भाग ले रहा है, अभी ले ही रहा है, तभी तो हो रहा है, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहे हैं अपन। ये समझ आया कि नहीं आया? अब प्रॉब्लम ऑफ दी, बहुत शानदार कोलोकेशन है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका अर्थ होता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, समस्या, ये इसका मीनिंग होता है। इसका सेंटेंस बना के दे देता हूँ आपको। अ प्रॉब्लम ऑफ दिस डायमेंशन, अ प्रॉब्लम ऑफ दिस डायमेंशन, हालांकि फिलहाल ये क्रिमिनलाइजेशन के संदर्भ में था, लेकिन कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है ना। आप कैन नॉट बी हैंडल्ड, ठीक है ना, आप प्रॉपरली विदाउट पब्लिक सपोर्ट। कुछ सेंटेंस बना सीखें ताकि आप लिख पाएँ, बोल पाएँ। और मैं कोविड-19 के संदर्भ में कह रहा हूँ, अगर लोग उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ढंग से हैंडल नहीं किया जा सकता बिना लोगों के सपोर्ट के। अब सब चिल्ला रहे हैं कि भई अपना थोड़ा सा आप रखिए, आपका मास्क लगाओ, पब्लिक
डिस्टेंस रखो, सेफ डिस्टेंस रखो। अगर लोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, तभी तो फैल रहा है। तो आई होप आपके समझ आ गया। बहुत शानदार कोलोकेशंस होते हैं ये। नेक्स्ट में आइए, एन एवर प्रेजेंट क्राइसिस। एन एवर प्रेजेंट क्राइसिस का अर्थ हो गया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा बनी रहती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर ऑथर कह रहा है वी आर इन द मिड्स का मतलब बीच में, ऑफ मोर इमीडिएट क्राइसिस। अभी हमारे पास में लगा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त क्राइसिस हैं। अभी तो देश में संकट ही संकट है, और गिनाया है ऑथर ने। एक संकट है कोविड-19 आउटब्रेक का मतलब फैलना। दूसरा संकट है इकोनॉमिक रिसेशन का, आर्थिक मंदी का, ड्यू टू लॉकडाउन के कारण हुआ है। फिर तीसरा संकट है द माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस। ये सारे जो आपके यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ये आपका सब झारखंड वगैरह से जो बच्चे बाहर गए थे, तो उनकी समस्या वो वापस लौट रहे हैं अब। ये भी एक समस्या थी, समस्या अभी भी है। स्मॉल बिजनेसेस शटिंग डाउन इन मैनी सेक्टर्स। जैसे आपका बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस जो हैं आपके एसएमईज बंद हो गए हैं, कहीं आप बहुत सारे क्षेत्रों में बंद हो गए हैं। कितनी बड़ी समस्या है। रोज़गार चला गया लोगों का, लोगों की कमाई बंद हो गई, आपका भूखमरी की नौबत आ गई। फिर तीसरे समस्याएं देखो आपका बिल्कुल करंट है ये, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर जो है बेरोजगारी है। हाईली स्ट्रेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त दबाव है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पे। कभी इनके पास पैसा नहीं होता लोन देने के लिए, जब सरकार देती है इनको कि भाई लोन दो, तो लोन लेने वाले नहीं है। और लोन क्यों लें वो, जिनकी दुकान चल नहीं रही है, आपका दुकान चले तो लोन लें, तो उसमें दुकान उसको और काम बढ़ाएं। दुकान ही नहीं चली, लोन लेके क्या करेंगे वो। और सबसे जो लेटेस्ट समस्या है वो है कन्फ्लिक्ट विद चाइना, चाइना के साथ में हमारा झगड़ा। कितनी सारी समस्याएं देश के सामने, ठीक है। और वो कह रहा है एडेड टू दिस, और इसमें एक जुड़ा हुआ एक और है, एवर प्रेजेंट साइलेंट क्राइसिस। ये क्राइसिस साइलेंट है, ठीक है। क्या साइलेंट क्यों, क्योंकि इससे कोई आवाज़ नहीं होता, कोई बोलता नहीं है। द स्टडी करता लगातार, डिटीरियोरेशन इन पॉलिटिक्स, ये समस्या है, ये है क्राइसिस। स्टडी का अर्थ होता है, स्टडी कई अर्थ हैं। स्टडी का एक अर्थ ये भी होता है कि जो हिले नहीं, जो स्टेबल हो, ठीक है। लेकिन स्टडी डिटीरियोरेशन जब बोलते हो तो इसका अर्थ होता है लगातार गिरावट। डिटीरियोरेशन का अर्थ होता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ का बद से बदतर होना। आपका ये वर्ड है आपका डिटीरियोरेट, बड़ा शानदार वर्ड है, सबको आना चाहिए। 20 बार आपके मेरे ख्याल से मैंने भी क्लास में कराया है, ठीक है। डिटीरियोरेट का अर्थ होता है टू गो फ्रॉम बैड टू, अभी मैंने कराया शायद ही, गो फ्रॉम बैड टू वर्स। तो हर चीज़ को ढंग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इफ़ आई से इस कंडीशन इज डिटीरियोरेटिंग, तो ये कंडीशन फाइनेंशियल भी हो सकती है और उसके हेल्थ की भी हो सकती है। इस कंडीशन इज डिटीरियोरेटिंग, बड़ा शानदार वर्ड है। उसकी कंडीशन जो है, अब कंडीशन कोई हेल्थ की भी हो सकती है और फाइनेंशियल भी हो सकती है। वो बद से बदतर हो रही है, वर्सन हो रही है। ये वर्सन, ये वर्ड भी आना चाहिए वर्सन। आप वर्सन का अर्थ ही होता है टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर होना। आई होप कि आपको समझ आ गया है ना। तो ये स्टडी लगातार हो रही है, एक बिल्कुल मतलब उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, बढ़ती जा रही है बल्कि आपका। इन डिटीरियोरेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में चीज़ें खराब होती जा रही हैं ओवर डेकेड्स, और ये वर्षों से हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। विद द डिक्लाइन, और ये जो डिक्लाइन है, कमी है, पास्ट 16 ईयर्स में बहुत तेज़ी से हुआ। एक्सेलरेट का अर्थ होता है स्पीड अप कराना, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेट का अर्थ होता है तो स्पीड अप, और पास्ट 16 सालों में ऑथर कह रहा है कि ये एक्सेलरेट हुई हैं, इनकी गति तेज हुई है। एक्सेलरेट का तो स्पीड अप, आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, जिसे दबाते हो आप तो कार्बोरेटर में पेट्रोल ज़्यादा आता है और गाड़ी तेज़ी चलती है। इसका उल्टा होता है डिसेलरेट, ठीक है। डिसेलरेट का अर्थ होता है टू लोअर स्पीड, टू लोअर द स्पीड, कम करना, ठीक है। एज पॉलिटिक्स डोमिनेट्स ब्यूरोक्रेसी, आजकल पॉलिटिक्स ने ब्यूरोक्रेसी को डोमिनेट किया। डोमिनेट का मतलब उनको दबा रखा है, उनके ऊपर छा गए हैं वो। डोमिनेट का तो दबाना, जैसे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये हावी है, पॉलिटिक्स हावी है। हावी होना, हावी होता वो होगे जब आप उसको दबा के रखोगे, ठीक है। और ये बिजनेस को कंट्रोल करता है। रेन इन का अर्थ होता है कंट्रोल करना, रेन इन, टू कंट्रोल।
बिजनेस को भी आजकल पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है। रेन आपका इसमें वर्ब है, अदरवाइज रेंज जो है आपकी घोड़े की लगाम होती है, ठीक है ना। रेन, ठीक है, रेंज मीन्स लगाम, जिससे घोड़े की गति को और घोड़े को कंट्रोल किया जाता है। अगर मुझे किसी को कहना अपनी जवान पे लगाम दो तो मैं कहूँगा रेन इन योर टंग। तो सब प्रयोग आपको आने चाहिए। आप इफ आई से रेन इन योर सन, रेन इन योर सन, अपने बेटे को काबू करो, ही इज गोइंग एस्ट्रे। और इफ समबडी इज गोइंग एस्ट्रे तो वो सही मार्ग से भटक रहे हैं। और इनको बोला भी करो, बच्चों प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो बहुत कम मौके मिलते हैं जब आपको ढंग से पढ़ने का मौका मिलता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर इंग्लिश ज़बान में नहीं चलेगी तो एग्ज़ाम में भी काम नहीं आएगी। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें बोलने में क्या दिक्कत है, रेन योर सन, और आपको पंक्चुएशन मार्क भी आ गए। मैंने कई बार क्लास में आपको बताया है, ठीक है ना, कि अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्टेड हों और उनके बीच में कोई कंजक्शन नहीं हो तो आप पहले वाले सेंटेंस के बाद में सेमी कॉलन लगा दें। कॉलन नहीं है, ये कॉलन होता है, दिस इज़ कॉलन। सेमी कॉलन लगाना ये इसका नियम है। कॉलन तब लगाते हैं जब आपने कोई सीरीज़ बतानी हो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लोगों की, राज, कोमर, रमेश, हरीश, जो भी है, ठीक है। तो रेन इन योर सन, ही इज़ गोइंग एस्ट्रे, तो आपके बेटे को काबू करो, वो बिगड़ रहा है। तो बिजनेस को रेन इन करते हैं, सिविल सोसाइटी एंड द मीडिया को कंट्रोल करते हैं, बात कर रहा हूँ। इसलिए वी नीड गवर्नेंस दैट इज़ फ्री। अगर ये क्रिमिनल्स लोग करेंगे तो ये तो देश का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि हमको जो गवर्नेंस है, जो शासन है, व्यवस्था है, वो हमको क्रिमिनल वायरस से फ्री चाहिए। तो उसमें एक क्रिमिनल एलिमेंट अगर आ जाएंगे तो देश का तहस नहस कर देंगे ये। आप समझ आ गया आपके गवर्नेंस का तो शासन व्यवस्था, वो उसमें कोई क्रिमिनल वायरस नहीं होना चाहिए। कोविड को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसको तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। कि उनका कोर्ट का शायद कहने का अर्थ है कि कोविड-19 का जो वायरस है उसको तो कंट्रोल करेंगे, क्रिमिनल वायरस को कैसे कंट्रोल करेंगे। और फिर कह रहा है कैपेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट। आप किसी सरकार में कैपेबिलिटी है, क्षमता है किसी चीज़ को करने की, वही पर्याप्त नहीं है। द इंटेंट टू डू पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इंटेंट का तो आशय, आपका इरादा, और पब्लिक सर्विस करने का इरादा भी की आवश्यकता है भाई। ऐसे नहीं कि हम कैपेबल हैं, ठीक है ना। तो कैपेबल तो हो, आप सरकार में आए तो कैपेबल तो हो, तभी तो आए हो। और सरकार में जो लोग हैं कैपेबल नहीं होंगे तो क्या काम किए हों। लेकिन उनका इरादा ये भी होना चाहिए पब्लिक सर्विस करने का। ब्रिटिश वर कैपेबल, ब्रिटिश तो थे जब हम उनके गुलाम थे तो बहुत ही कैपेबल थे वो। कैपेबल कर सकते आपके बच्चों, सक्षम, बट उनको उनको तो नहीं चाहते अपन। तो खाली कैपेबल होने से काम नहीं चलता है। टुडे इट इज़ नॉट अबाउट एनी पार्टी। और शायद उसने इस लिहाज से भी लिखा होगा कि कोई नाराज ना हो, तो ये आज ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, इट इज़ अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम। बात भी सही है, उसका इरादा भी यही था कि इस इरादा प्रेजेंट गवर्नमेंट को निंदा करने की नहीं है, क्योंकि ये 16 सालों से चला आ रहा है और पब्लिक सिस्टम को हमको ठीक करना है। इट इज़ अबाउट पब्लिक सिस्टम को ठीक करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना है, राजनीतिक तंत्र है उसको ठीक करने का है। आई होप कि आपको समझ आ गया। द रिजल्ट हैज़ बीन दैट, और परिणाम क्या निकला, दैट वी गेट बैड गवर्नेंस, कि हमको एक बुरा शासन तंत्र मिलता है, शासन व्यवस्था बुरी मिलती है। एंड सर्वे आफ्टर सर्वे, और बार बार जो सर्वे होते हैं वो ये बताते हैं कि जो देश में लोग हैं, पीपल अराउंड द कंट्री में जो लोग हैं वो अनहैप्पी हैं विद द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। और वो जो गवर्नेंस की जो क्वालिटी है, उसकी जो आपके क्वालिटी का मतलब जो उसमें गुण है, उससे वो संतुष्ट नहीं है लोग। आप गवर्नेंस समझ गए, गवर्नेंस का शासन व्यवस्था। गिवन लिमिटेड चॉइस, चॉइस भी लिमिटेड है। गिवन आपका, मैंने आपको एक आधे पहले लेक्चर के बारे में बताया था, गिवन आपका प्रिपोजिशन है। और गिवन लिमिटेड चॉइसेस का अर्थ होता है ये देखते हुए कि हमारे पास में चॉइसेस हैं, जो हमारे पास में चॉइसेस वो बड़े लिमिटेड हैं, ठीक है ना। ज़्यादा हमारे पास में विकल्प नहीं है, बहुत लिमिटेड विकल्प हैं लोगों के सामने। दे वोट एज बेस्ट एज दे कैन, और इसलिए लोग जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ढंग से वोट करते हैं। अगर क्रिमिनल कैंडिडेट है तो शायद कम करते होंगे, बात कर रहा हूँ। पर क्या है, उनका चॉइस ही कोई नहीं है, किसको करें, सारे एक जैसे हैं।
तो लोग वो चुनते हैं जो थोड़ा कम खराब हो। मैं कह रहा हूँ हाँ अपनी तरफ से। बट नो मैटर हाउ, ये नो मैटर का अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर मीन्स ये सब बड़ा शानदार फ्रेज है, सबको आना चाहिए। मैं इसके आपको प्रयोग बताता हूँ और इसको फिर आगे इसके ज़रूरत के मुताबिक व्हाट हाउ कुछ भी लगा सकते हो आप। इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने कहा वो जो भी कर रहा है, ठीक है ना, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। नो मैटर व्हाट ही इज़ डूइंग आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और हाउ का इस्तेमाल जब करना हो जिसके बाद में आपने कोई काउंटेबल नाउन लगाना हो। अगर मैं सुनिए आपका, और नो मैटर व्हाट का अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद करूँगा, ठीक है ना, मैं कहूँगा आई विल हेल्प हिम, नो मैटर व्हाट। सब के प्रयोग करना सीखो, नो मैटर व्हाट। उसका सिनोनिम होता है कम व्हाट में। ये ग्रामर सिखाएगी आप, तो ये आपको पढ़ के सीखना पड़ेगा। अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, अखबार पढ़ने पड़ेंगे, उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा जिनकी इंग्लिश हमसे बेटर है, तो तभी तो सीखेंगे। आई विल हेल्प हिम नो मैटर व्हाट। इसको इसी सेंटेंस को मैं कम व्हाट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो, कॉमा आई विल हेल्प हिम। तो क्या प्रॉब्लम है, इनको आप बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चाहे वो मेरे पास कितनी बार भी आए मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, तो मैं कैसे कहूँगा। अब यहाँ पर कितनी बार आ रहा है ना, तो हाउ का इस्तेमाल करो। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ही कम्स टू मी, कॉमा आई विल नॉट हेल्प हिम। नो मैटर हाउ मेनी मार्क्स यू ऑब्टेन, ठीक है ना आपका, योर इंग्लिश इज स्टिल बैड। नंबर कितने मिले हैं तेरे, नंबर आपके तो इंग्लिश तेरे अभी भी खराब है। तो बड़े शानदार प्रयोग है भाषा के ये। पढ़ो बच्चों पढ़ो, आप बहुत सारा पढ़ते हो किताबें अखबार, तो बहुत कुछ सीखते हो। ग्रामर बेसिक तो सीखनी है, वो भी सीखते हैं एनीवे। बट नो मैटर हाउ मेनी पार्टीज आर चेंज्ड, वो भी परेशान हो के वो कोर्ट बोल रहा है चाहे कितनी पार्टी चेंज हो जाए, गवर्नेंस डज नॉट रियली इम्प्रूव। गवर्नेंस जो है, शासन व्यवस्था सुधरती ही नहीं है। 16 साल में पता नहीं कितनी पार्टीज आ गई, बता रहा हूँ, और 16 साल से भी ज़्यादा होगा। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, अपार्ट मीन्स अलग, ठीक है। एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद, कुछ अपवादों को छोड़ दें, ठीक है। कुछ शासन व्यवस्था एक आधी टाइम में ठीक रही होंगी। फिर क्या है, यूजिंग मनी पावर, जो मनी की पावर है, पैसे की पावर है, शक्ति है, टू बाई MLAs एंड MP समटाइम्स। बात सही है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मेक्स अ मॉकरी ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, दैट्स राइट। ये बहुत शानदार है, मेक अ मॉकरी। वैसे एक तो ये फ्रेज है मेक अ मॉकरी ऑफ, मैं आपको कराता हूँ अभी इसको अच्छी तरह से, ठीक है। टू मेक अ मॉकरी ऑफ, इसका अर्थ है किसी चीज़ का मखौल बनाना, टू मेक फन ऑफ। अब बताओ, इलेक्शन में कुछ लोगों को जीता जाता है, सॉरी इलेक्शन लड़के कुछ आपके आगे आते हैं, लोगों ने उनको चुना है कुछ विशेष उससे, और बाद में क्या होता है, वो दल बदल कर लेते हैं। ये बहुत हो रहा है। तो पूरी इलेक्शन प्रोसेस का वो मजाक है, ये वो लेखक कह रहा है, इट इज़ मेकिंग मॉकरी ऑफ, ठीक है। हालांकि उनके नियम है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो है सरकार गिरा दी, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो सरकार सामने वाले की बन गई, और केंद्र में उनकी सरकार है तो नेचुरली पावरफुल है, तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे, उनका जीतना फिर बिल्कुल निश्चित है। ये है सारा मसला आपका। तो लेखक ये कह रहा है कि ऐसा आप जब करते हो तो आप तो इलेक्शन आउटकम्स जो होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हो। अब समझ आ गया आपका, मेक अ मॉकरी ऑफ। बहुत शानदार फ्रेज है बच्चों, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। किसी ने किसी, और इसका अर्थ इस रूप में भी करते हैं कि किसी ने कोई मीटिंग कराई, लेकिन वो मीटिंग बहुत ही खराब उसका परिणाम निकला, तो मैं उसको कहूँगा यू हैव मेड अ मॉकरी ऑफ दिस मीटिंग। ये भी आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये मीटिंग तो आपने, मीटिंग का तो मजाक बना दिया आपने। तो मजाक बनाते हो तो वो उसको आप ख़राब कर देते हो। इलेक्शन आउटकम्स को आप
खराब कर देते हो, तो यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। आउटकम मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, पिछले वाले में आया था, देखो बार बार आते रहते हैं। आउटकम करता है परिणाम, ठीक है ना, आउटकम करता होता है परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, अपशॉट। अरे यार ये भैया क्या है रे, कैसे आता है इसमें मेरे को, ठीक है, अपशॉट। पिछले में भी आया था आउटकम, ठीक है। तो लेकर ये कह रहा है कि ये तो आउटकम की तो मजाक उड़ गए आप, इधर थे उधर चले गए, सरकार गिरा दी, ये कर दिया वो कर दिया। इनको तो आराम से किया जा सकता है। मीनवाइल इलेक्टोरल बॉन्ड्स ब्रिंग सीक्रेसी बैक इनटू पॉलिटिकल फंडिंग। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू कर दिए पार्टीज़ ने, तो उसके अंदर सीक्रेसी रहती है। वो सीक्रेसी अच्छी बात नहीं है, पता नहीं लगता किसने फंड किया, क्यों किया है। पॉलिटिकल फंडिंग का अर्थ हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप जो दान देते हो, पैसे देते हो, वो खुला होना चाहिए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सीक्रेसी रहती है, तो अच्छी बात नहीं है। वो क्या पता था किसने किसको कितना दिया है, ठीक है। तो ये सब बातें कोर्ट ने सोचकर फिर ये निर्णय निकाला है। और ऑथर अपनी तरफ से जोड़ के कह रहा है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये खामियां हैं, दल बदल की, खरीद फरोख्त की, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, और ये पॉलिटिकल फंडिंग की। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये ऑथर कहना चाह रहा है। सेवरल लॉज एंड कोर्ट जजमेंट्स हैव नॉट हेल्प मच। उन्होंने, उनसे भी कोई मदद नहीं मिली जो कि डेटा शो कर रहा है, इनसे कोई मदद नहीं मिली। बहुत सारे लॉज बने हैं, कोर्ट के जजमेंट्स हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वन रीज़न इज़, एक रीज़न ये है कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड जजमेंट। बात सही है, ठीक है, रूल कम होने चाहिए लेकिन उनका क्रियान्वयन तगड़ा होना चाहिए। यही तो है एक उसका कह रहा है। इसका एक कारण ये है कि लॉज और जजमेंट को इन्फोर्स नहीं किया गया। इन्फोर्स करता है उसको लागू करने की कार्रवाई नहीं हुई। इन्फोर्स करने का अर्थ है इम्प्लीमेंट करना, और इन्फोर्समेंट का सिनोनिम हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। इन्फोर्समेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो लॉ है, लेकिन लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ बना के छोड़ दिया आपने और उसको लागू नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इन्फोर्समेंट कर दो, उसका लागू करने की कार्रवाई, इम्प्लीमेंटेशन वो बढ़िया होना चाहिए ना। आप लॉ तो बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंट होते नहीं हैं, ठीक है। तो उनका इन्फोर्समेंट होना चाहिए लॉज का, जजमेंट का। इट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर, ये भी स्पष्ट नहीं है, व्हाट पेनल्टी वुड बी इम्पोज। इम्पोज का अर्थ होता है लगाना। इसका एक फ्रेज बना के देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम होगी जिसमें आपके ये पेनल्टी, टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑन समबडी, तो किसी पेनल्टी लगाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ऑन समबडी, दैट्स राइट, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है। पेनल्टी समझ क्या बचाओ, किसी के ऊपर दंड लगाना। इम्पोज अ पेनल्टी मीन्स दंड लगाना, वो भी तो क्लियर नहीं है। इफ़ द रिसेंट ऑर्डर्स आर नॉट फॉलोड, तो अगर अभी जो ऑर्डर दिए हैं कोर्ट ने, अगर वो नहीं होंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी, इसका तो कहीं है नहीं, जिक्र है ही नहीं, ठीक है। और इसका काम किसका होता है, इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, जो अपना डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स है, DRI है, पुलिस है, ठीक है ना, दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और ऑथर कह रहा है कि वुड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्ट विगरसली। ना विगरसली का अर्थ होता है ना विथ पावर, विगर का अर्थ होता है पावर, एंथुजियाज्म, ठीक है। जैसे होता है ना टू एक्सरसाइज, एक तो एक्सरसाइज धीरे धीरे लोग करते हैं, टू एक्सरसाइज विगरसली, तो ताकत लगा के आपने उस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है ना। अमेरिकन ओन्यू लगाते हैं, तो ये इसलिए रहने लगे, हमने लगाना है ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है। टू फॉलो समथिंग विगरसली, तो किसी चीज़ को बहुत ही जोश के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में फॉलो करना, बड़ा शानदार है, विगरसली, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाएगा विथ एंथुजियाज्म, जोश के साथ। तो कह रहे हैं कि ये इसको जोश के साथ लागू करेंगे नहीं करेंगे, टू इंश्योर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके दैट द गिल्टी आर प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूट का मतलब कई बार आ चुका है, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके जो गिल्टी हैं, ठीक है, जो कानून तोड़ते हैं। वुड एनी टॉप पॉलिटिकल लीडर, क्या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लाइंग बी फाउंड गिल्टी। तो अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा तो उसको क्या गिल्टी माना पाया जाएगा, कि कहा जाएगा ये गिल्टी है, इसका दोष है। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा हम भी नहीं कह सकते। आप
वुड एन इलेक्शन बी सेट असाइड, क्या इस आधार पर किसी इलेक्शन को सेट असाइड किया जा सकता है? ना, टू सेट असाइड समथिंग, या किसी रूल को इलेक्शन का अर्थ होता है उसको निरस्त करना, टू सेट असाइड। टू सेट असाइड समथिंग और समथिंग कैन बी एन इलेक्शन, ठीक है, एन ऑर्डर और जजमेंट, ना, रूलिंग, जजमेंट। और उनको सेट असाइड का अर्थ क्या हुआ? उनको कैंसिल करना, टू कैंसिल इट। किसी का ट्रांसफर ऑर्डर आपका गलत निकाला किसी ने और वो आदमी कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट हैज सेट असाइड हिज ट्रांसफर ऑर्डर। तो क्या अर्थ हो जाएगा? कोर्ट ने उसके ट्रांसफर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। द कोर्ट हैज सेट असाइड, ठीक है, हिज ट्रांसफर ऑर्डर। ट्रांसफर ऑर्डर्स को उसने कैंसिल कर दिया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, गलत है, ये मान्य नहीं है, ठीक है। तो ऑथर ये कह रहा है कि क्या अगर ऐसा कोई पाया जाएगा कि इसकी पार्टी ने गलत काम किया है, तो क्या पूरे इलेक्शन को कैंसिल किया जा सकेगा? विदाउट सच एक्शन विल देयर बी चेंज। और अगर ऐसे काम नहीं होंगे कि भाई जो पार्टी का नेता है उसके ऊपर ये उसको गिल्टी बताया जाए, आपकी गलती है, और इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया जाए, जब तक ऐसे एक्शन नहीं होंगे तो क्या परिवर्तन आएगा? विल देयर बी चेंज? सवाल है, उत्तर भी हमें पता है। बीइंग विजिलेंट का अर्थ होता है बिल्कुल सतर्क। अब हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब ऑथर कह रहा है देयरफॉर, इसलिए इन द कमिंग बिहार इलेक्शंस वी नीड टू बी फार मोर विजिलेंट। इसलिए हमको इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। विजिलेंट का अर्थ होता है कॉशियस, ठीक है ना, ये नहीं आता, इसको भी लिखिए विजिलेंट का अर्थ है ना। विजिलेंट का अर्थ होता है सतर्क, कॉशियस। हमको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है? मॉनिटरिंग द एफिडेविट्स, और सारे कैंडिडेट्स के शपथ पत्रों की मॉनिटरिंग। यह मॉनिटरिंग करता हो तो उस पर बिल्कुल पैनी नज़र रखना है, ध्यान रखना है। वर्किंग विद द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई अगर इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत जो है वेबसाइट में अवेलेबल हो। आपने इलेक्शन बाद में दी तो क्या काम किया, तुरंत है या नहीं, ताकि लोगों को पता लगे कि आदमी क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। एंड वाइडली सर्कुलेटिंग द इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन टू वोटर्स, और ये इन्फॉर्मेशन वोटर्स को दी जाए यूजिंग ऑल द सोशल मीडिया टूल्स अवेलेबल। जो सोशल मीडिया टूल्स अवेलेबल हैं, ट्विटर हो, ये हो, वो हो, वेबसाइट हो, कोई भी आप, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें ये भी शामिल है मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, ये जो फरवरी 20 में उन्होंने दिया, उसकी अनुपालना हो, ठीक है। और ये देखना है कि जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं, अब ये बहुत शानदार कोलोकेशन है, टेंटेड का दागी समझ गए, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उनको कहेंगे टेंटेड कैंडिडेट्स, ठीक है। दागी समझ गए बच्चों, ठीक है ना। आपका दागी का अर्थ होता है कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। इसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग हो जाएगा कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस। कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, टेंटेड कैंडिडेट्स हैं, आर प्रॉम्प्टली पुट अप ऑन देयर वेबसाइट्स, उनका सारे आंकड़े उनके वेबसाइट में रखे जाएं, पुट अप मतलब रखना, एंड ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, जैसे ट्विटर, ये वो, अलॉन्ग विद प्रॉपर रीजंस फॉर गिविंग देम टिकट, और उसमें वो रीजन भी दें कि हमने उनको टिकट इस आधार पर दिया है, देना पड़ेगा उनको, ये लोगों को क्या पता लगेगा। द कोर्ट हैज सेड दैट विनेबिलिटी कैन नॉट बी साइटेड एज ए रीजन, और उसमें कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, पहले देते थे, अरे भाई इसकी जीत निश्चित थी तो पार्टी को तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसकी जीत निश्चित हो, उसकी विनेबिलिटी के आधार पर। ये विनेबिलिटी वाला इनका तर्क नहीं चलेगा। विनेबिलिटी का अर्थ होता है जीतने की क्षमता, ये नहीं आता है, इसको भी लिखिए और समझिए, पर सिंपल वर्ड है। विन एबिलिटी मतलब किसी इलेक्शन को जीतने की योग्यता उस कैंडिडेट में है। ये अब आप नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकते, पहले कहती थी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है फरवरी 20 के जजमेंट में, तो ये लेकर ये कह रहा है कि सब बातें हमने बिहार इलेक्शन में देखनी है, ठीक है। और अब इसको रीजन के रूप में, साइट का अर्थ होता है कहना या देना, ये सब बड़ा शानदार है, साइट का सबको आना चाहिए,
साइट का अर्थ होता है टू स्टेट या टू गिव एज एन एग्जाम्पल। ये सब वर्ड्स आने चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़का गया तो मेरी कभी मदद नहीं करता है, उसने कहा मैं जब भी जरूरत पड़ी है मैं तेरे हमेशा मदद की है। कैन यू साइट एन एग्जाम्पल व्हेन आई डिड नॉट हेल्प यू। तो क्या बोला उसने, कैन यू साइट एन एग्जाम्पल, सॉरी ये कहाँ से आ जाता है एकदम, समझ नहीं मेरे को। कैन यू साइट एन एग्जाम्पल व्हेन आई डिड नॉट हेल्प यू। तो कह रहा है कि तू एक भी उदाहरण बता सकता है जब मैंने तेरी मदद नहीं की। तो साइट का मतलब बताना होता है, ठीक है आपको। तो उसने कहा आई कैन साइट सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये इसने जवाब दिया आई कैन साइट, सुना आपका, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैंने सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो उसने दे तो ये आना चाहिए साइट आपको, ठीक है। तो अगर आप पहले क्या करते थे जब था ना ये किसी क्रिमिनल केस वाले ये टेंटेड कैंडिडेट कि साहब हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि ये इसकी जीतने की क्षमता बहुत बढ़िया थी और हमको तो जीत चाहिए। तो अब कोर्ट ने कहा है कि विनेबिलिटी आप रीजन नहीं दे सकते, आपको पक्का रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन दोगे फिर कि भाई इस टेंटेड कैंडिडेट को हमने क्यों चुना कैंडिडेट के रूप में, इसको टिकट हमने क्यों दिया। क्योंकि विनेबिलिटी आप कारण नहीं बता सकते। यू कैन नॉट साइट विनेबिलिटी एज अ रीजन। आई होप कि आपको समझ आ गया। वोटर्स ऑल्सो नीड टू बी विजिलेंट, और वोटर्स भी विजिलेंट होने चाहिए पैसे के मिसयूज़ के बारे में। कहाँ होते हैं हमारे देश में, इतना उनमें वो थोड़ी है अवेयरनेस, जागरूकता गिफ्ट का और इसके बारे में। भाई उनको अपना पैसा तो नहीं दे रहे हैं, इंड्यूसमेंट का लालच, ठीक है ना, कोई इंसेंटिव उसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट एक तरह की ब्राइब है, बता रहा हूँ आप, एक तरह का वही है। और क्या लोगों को दे रहे हो आप इंड्यूसमेंट, इंसेंटिव कि वोट दो भी हमको, आपको पैसे भी दे रहे हैं। खूब इलेक्शन नज़र आते हैं पैसे बांटते हुए। अब देखते हैं ऐसे नज़र आते हैं या नहीं आते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में, ठीक है। टिल वी रियलाइज दैट पीपल हु ब्राइब अस, जब तक हमको ये नहीं गुमान होगा, इस बात का एहसास होगा कि लोग हमको वोट्स के लिए जो ब्राइब करते हैं, ब्राइब देते हैं, वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। कहाँ ये भी चीज़ होती है। गाँव बड़ा गरीब आदमी है, वो 100 करोड़ जेब में रखेगा, कहेगा हाँ वोट दे दूँगा भाई तेरे को, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कहाँ इतना वो है, उसने कौन से लेख पढ़ा होगा, बात करो। तो लेखक कह रहा है कि चेंज विल बी वेरी स्लो। तो जब तक लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि जो लोग हमको वोट देने के लिए रिश्वत देते हैं उनका विश्वास नहीं किया जा सकता, तो चेंज विल बी वेरी, चेंज आएगा धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत स्लो होगा। फॉर्चुनेटली, ठीक है ना आपका, फॉर्चुनेटली ये भाग्यवश, एन एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ वोटर ऑर्गेनाइजेशन आर ज्वाइनिंग इन दिस वर्क ऑफ क्लिनजिंग पॉलिटिक्स। तो लेखक कह रहा है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली बहुत सारे आपके, ठीक है ना आपका, सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं जो चिंतित होते हैं देश के बारे में, तो ऐसे कामों में वो भाग ले रहे हैं। क्लिनजिंग का तो होता है क्लीनिंग, क्लींसिंग करते हो, क्लीनिंग, गंदगी बाहर निकालना, क्लींस कहते हैं आप। हाँ, तो पॉलिटिक्स की क्लींसिंग में वो लोग साथ आ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, सब तो नहीं हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, ज़्यादातर ये सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं। एनीवे आगे बढ़िए। मीन वाइल द वाटर्स विल बी मडल्ड विद फेक, ये एल है बच्चों, विल बी मडल्ड विद फेक न्यूज़, ट्रोलिंग एंड फेंसिबल क्लेम्स। बड़े फेंसिबल मतलब आपके बड़े अजीब व गरीब जो हैं दावे किए जाएंगे। और यहाँ पर ऑथर का मतलब वाटर से सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है। मडल का अर्थ होता है उनको गंदा किया जाएगा, किससे, फेक न्यूज़ से। दूसरों के बारे में फेक न्यूज़ चला दिया आपने, उनको ट्रोल किया गया, होता है सब, ये सब इलीगल है। हमारे इलेक्शन ऐसे होने चाहिए अमेरिका में, ठीक है ना आपका, दोनों कैंडिडेट को आपने टीवी पे टाइम दिया और बोला आप, और लोगों ने उनको सवाल पूछा, आप इकोनॉमिक्स ठीक करने क्या करेंगे, आप ये करने के लिए क्या करेंगे। दोनों को बोलो और उनको सुनो और उस आधार पर तय करो कि आपने किसको वोट देना है। ऐसा होता है। एनीवे, वाटर्स का मतलब यहाँ वाटर्स नहीं है, ठीक है, वाटर्स का मतलब सिचुएशन। मडल का मतलब गंदा होना, ठीक है ना। मडल, फडल, एडल, 3 वर्ड हैं, सबका अर्थ होता है उसको गंदा करना, टू मेक डर्टी। और पानी या सिचुएशन जब डर्टी होती है तो साफ नहीं होती है, तो दिखता नहीं है। इसका मीनिंग होता है मेक समथिंग अनक्लियर।
और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया, शब्दों का लिटरल और फिगर दोनों होता है, ठीक है। कभी कभी गर्मी से आपका दिमाग मडल हो जाता है, तो आपका दिमाग अगर अनक्लियर है, सोच नहीं पा रहा है, तो गर्मी के कारण सोचने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है ना। द हीट मडल्ड, ये वर्ब है, ध्यान रखना आप, ये नाउन भी है, वो अलग बात है। मडल्ड माई माइंड सो मच दैट आई कुड नॉट थिंक प्रॉपरली। कभी कभी जब अपने को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तो ये हमको सहना अजीब लगेगा। लेकिन मैंने तो अनुभव किया, शायद आपने भी किया होगा। भयंकर गर्मी है या 2 पैक दारू ज़्यादा पी लिया आपने किसी ने, तो दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो जाती है अपने आप। तो ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो जो आपकी सिचुएशन है वो बड़ी धुंधली हो जाएगी, मतलब अनक्लियर हो जाएगी, फेक न्यूज़ चलेंगे, लोगों को ट्रोल किया जाएगा। ट्रोल समझ गया आपका, किसी के पीछे पड़ गया बस, और बड़े अजीब और गरीब दावे किए जाएंगे, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, तो बस दिस में ड्राउन आउट द लिटिल दैट सीजन कैन डू। ड्राउन आउट कर तो उसको डुबो देना, ख़त्म कर देना आपका, डाउन आउट। और इसके कारण क्या होगा, जो थोड़ा बहुत सिटीजन कर सकते हैं वो भी वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। द लिटिल दैट सिटीजन्स कैन डू, जो थोड़ा बहुत, आप देखो कैसे प्रयोग किया गया है, ग्रामर का प्रयोग, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग है, विच नहीं आ सकता ये, द लिटिल, द फ्यू, ठीक है, द सेम, इनके बाद में हमेशा दैट ही आता है। तो क्या उसका, और डाउन आउट करता डूब जाना, कोई चीज़ डूब गई तो वो काम ही नहीं आई। तो लेखक ये कह रहा है कि जो कुछ थोड़ा बहुत सिटीजन्स कर सकते हैं वो भी नहीं होगा। येट देर इज़ होप, लेकिन फिर भी उम्मीद है। इंश्योरिंग प्रोसिक्यूशन विद पब्लिक प्रेशर, जैसे 2 चीज़ें साथ आनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन कानूनी कार्रवाई और जनता का दबाव, इससे मदद मिल सकती है। बड़ा सुंदर है प्रयोग है ये आप, और सेंटेंस की रचनाएं देखो कितनी सुंदर है। इंश्योरिंग प्रोसिक्यूशन विद पब्लिक प्रेशर में हेल्प, इससे मदद मिल सकती है, लेकिन इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो, लोगों का इनके ऊपर प्रेशर भी हो। इफ़ वन पॉलिटिकल लीडर इज होल्ड अप, ना होल्ड अप कर तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना या उसको सजा देना। होल्ड अप, डांट मारना, खिंचाई करना, ये हॉल का अर्थ होता है खींचना। टू हॉल समथिंग का अर्थ होता है बच्चों टू पुल समथिंग। तो आपने किसी खिंचाई कर दी, जरूरी सजाई मिली उसको, ये भी कर दिया आपका, तो बहुत है हॉल। और इसलिए वर्ड होता है हॉलेज। हॉलेज का अर्थ समझते हो आप बच्चों, हॉलेज का अर्थ होता है ढुलाई, ठीक है ना आपका, फ्राइट, फ्राइट चार्जेस, हु विल पे द हॉलेज। तो इसकी ढुलाई मतलब सामान को यहाँ से वहाँ ढोने की जो पैसे लगते हैं वो कौन देगा, हॉल, ठीक है ना। और एक होता है फ्रेज आपका हॉल समबडी ओवर कोल। तो किसी को कोयले के ऊपर से खींचना, तो कोयले खींचोगे तो गंदा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो जाता है टू डिफेम समबडी, टू कैल्युमिनेट समबडी आपका, ठीक है, ठीक है, टू मलाइन समबडी, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है ना। ये वॉज अननेसेसरी होल्ड ओवर कोल, तो इसका मतलब कोयले के ऊपर से खींचा गया तो कालिक पोत दिया आपने, तो किसी के नाम पे कालिक पोतना। तो यहाँ हॉलअप का अर्थ है उसकी खिंचाई करना, क्रिटिसाइज करना, हॉलअप। यू हैव टू पनिश ऑल्सो, दैट्स राइट, इसका मीनिंग पनिश भी हो जाएगा, पनिश करते हॉलअप हो गया आप। तो लेखक कह रहा है अगर एक राजनेता को दंडित किया जाता है, किसी को भी, फॉर गिविंग टिकट टू लार्ज नंबर्स ऑफ टेंटेड कैंडिडेट्स, तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ आपका पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अ रूट कॉज डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जैसे बीमारी का पता लगाते हैं, तो किसी भी ये भी बीमारी है पॉलिटिक्स में, तो इसके रूट कॉज का पता लगाने के लिए पता लगाया जाए तो ये बताता है, शो करता है दैट पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आर स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल। अब ये बड़ा शानदार कोलोकेशन है, स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है पूरी तरह से जिम्मेदार, बी स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, ऐसे फ्रेज बना के देता हूँ, आपको यूज़ करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इफ आई से द लीडरशिप इज स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर what is happening in the country,
इसका अर्थ हो गया कि जो देश में हो रहा है उसमें लीडरशिप जो है वो उसी की जिम्मेदारी है, स्क्वायरली, पूरी तरह से। इसका अर्थ है बी रिस्पॉन्सिबल कंप्लीटली, बी रेस्पॉन्सिबल। कितना कुछ हमको अखबार सिखाता है, बी रिस्पॉन्सिबल कंप्लीटली। ये ग्रामर कैसे सिखाएगी आप? यू आर स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यानी सब चीज़ों के लिए पूरी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेट ऑफ अफेयर्स भी एक कोलोकेशन है। इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना, स्टेट का मतलब अवस्था, स्टेट ऑफ अफेयर्स में मामले, ये भी कोलोकेशन का कुछ नहीं है आपका। दीज आर माई स्टेट ऑफ अफेयर्स, जस्ट राइट, मामले, मुद्दे, ठीक है। एज दे फील्ड, या अगर फील्ड आ गया, पिछले में आया था फील्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, फील्ड सच कैंडिडेट्स करता होता है उनको मैदान में उतारना, ठीक है ना, ठीक है। तो वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को वो मैदान में उतारते हैं इलेक्शन के टाइम में। महात्मा गांधी टॉट अस दैट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी हैव टू कन्फ्रंट द रियल इशू। तभी तक उसने कहा रियल कॉज को, रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, उनको पकड़ना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने हमको सिखाया था कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो ना, तो हमको रियल इशू को कन्फ्रंट करना है, कन्फ्रंट में सामना करना। तुम इसका फ्रेज बना दो, ठीक है। इसका अर्थ होता है रियल मुद्दे को सामना करना, कन्फ्रंट, फेस करना। हल्के फुल्के मुद्दे नहीं, मेन मुद्दे को फेस करो, टू फेस द मेन इशू, ये इसका मीनिंग है, रियल इशू। किनारे फिनारे कर दिया वो नहीं, एक आधे को पकड़ के वैसे कर दिया आपने नहीं, जो उनको लीडरशिप को पकड़ो। तो कोर्ट ऑर्डर इज टू बी वेलकम, कोर्ट के ऑर्डर के हम सबको उसको वेलकम करना चाहिए, ठीक है ना आपका, कि नहीं ये बिल्कुल अच्छा काम हुआ है, ठीक है। बट वी आर स्टिल अनेबल टू बैन पीपल, लेकिन अभी भी हम ऐसे लोगों को बैन करने में नाकाम रहे हैं जिनके सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। बैन किसे करने के लिए? फ्रॉम कंटेस्टिंग। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, बैन के बीच में दूसरी चीज़ें आ गई तो फ्रेज क्या बनाओगे आप? तो इसका फ्रेज बनता है बच्चों, टू बैन समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये फ्रेज बनता है। तो हमारा मुद्दा ये होना चाहिए, वी शुड बैन द टेंटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे? वी शुड बैन द टेंटेड कैंडिडेट्स, किससे? फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। और ये बैन हो जाएंगे तो इलेक्शन साफ हो जाएंगे, इलेक्शन साफ हो जाएंगे तो गवर्नेंस भी साफ हो जाएगी, गवर्नेंस उल्टी पुल्टी नहीं होगी। वाइल देर आर वेरियस आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सच ए मूव, हालांकि मूव का मतलब ऐसा डिसीजन वो कोर्ट ने जो लिया उसका, इसके विपक्ष और पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन तो कोर्ट कह रहा है, द कोर्ट हैज डिसमिस सेवरल पिटिशंस, बहुत सारी पिटिशन भी आई थी, उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया, बट ड्यू टू लीगल एंड टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि बहुत सारे इसमें टेक्निकल भी कॉन्स्टेंट्स हैं, लीगल भी हैं, कैसे साबित करेंगे, बात कह रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स का मतलब दिक्कतें, कॉन्स्टेंट्स वर्ड सबको आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका अर्थ होता है दिक्कतें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, यानी हिंड्रेंसेस, इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। ये किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना, पैसे का भी हो सकता है आपका। एक आदमी ने कहा भाई कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम्स, तो उसने कहा आई कैनॉट हेल्प यू फर्दर बिकॉज ऑफ सम कंस्टेंट्स। अब मैंने आपकी जितनी मदद कर दी वो ठीक है, आगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बड़ा शानदार वर्ड है, दैट्स राइट। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो आपको किसी काम को करने में रोकते हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ लीगल्स हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। इसी बीच मीनवाइल इसी बीच द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अनविलिंग, देखिए इस बीच आपका मतलब इसके साथ साथ मीनवाइल मतलब इसके साथ साथ भी, इसके बीच में भी है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना आपका, लॉ और सिस्टम को चेंज करने तैयार नहीं है। क्यों होगा तैयार हो? वो तो उसी सिस्टम को, उसी लॉ को फॉलो करेगा जिसमें उसको फ़ायदा है, तो वो तैयार ही नहीं है। पॉलिटिक्स फॉर नाउ हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय दोज हु वांट पावर फॉर, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका कैप्चर, उनका कब्जा करना, उनका कब्जा हो गया है जो पावर के लिए ही, इट्स ओन सेक मीन्स पावर के लिए ही, ठीक है ना, पावर चाहिए उनको पावर चाहिए लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बड़ा शानदार कोलोकेशन है,
अगर मुझे कहना हो पावर के लिए ही पावर चाहिए तो मैं कहूँगा दे वांट, अरे यार, दे वांट पावर, दे वांट पावर, दे वांट पावर फॉर द सेक ऑफ इट, या आगे लगा तो फॉर द सेक ऑफ पावर, दोबारा लिख सकते हो, पावर के लिए पावर चाहिए उनको, दे वांट पावर फॉर द सेक ऑफ पावर. दे शुड वांट पावर नॉट फॉर द सेक ऑफ पावर बट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग द पुअर, फॉर हेल्पिंग पीपल टू मेक देयर लाइफ बेटर. कैप्चर का मतलब काबू करना, कब्जा करना. तो पॉलिटिक्स में उन लोगों का कब्जा हो गया है जो पावर के लिए, जिनको पावर चाहिए. इट्स ओन सेक मीन्स पावर के लिए ही. हाँ, लेखक बाद में कह रहा है, लास्ट में कह रहा है, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष ये निकलता है कि हमको कैंडिडेट्स की क्वालिटी में कोई ड्रामेटिक चेंजेस हो सकता हम ना देख पाएँ. ड्रामेटिक चेंजेस का तो बड़े चेंजेस, जैसा नाटकीय चेंजेस होता है ना, ड्रामेटिक चेंजेस, लेकिन इसका मीनिंग भावार्थ क्या होता है? बड़े परिवर्तन, बिग चेंजेस. भाषा के रूप में समझना हमने कि उसमें नाटकीय परिवर्तन आए उनकी क्वालिटी में कैंडिडेट्स की, ऐसा तो मुश्किल है. कैंपेन्स का मतलब जो भी आपके वो चलेंगे, अभियान चलेंगे, मे कंटिन्यू टू बी मोर मोर पर्सनल एंड इवन एब्यूजिव. कैंडिडेट तो पर्सनल हो जाएंगे, उसमें गाली गलौज का इस्तेमाल होगा. ये भी नहीं होना चाहिए ना, ये सब गलत प्रैक्टिसेस हैं. वी मे नॉट सी अ बिग चेंज इन मनी पावर, मनी पावर में भी कोई बड़ा परिवर्तन शायद हम ना देखें. और इन बाइंग ऑफ MLAs पोस्ट इलेक्शन इलेक्शन के बाद में उसमें भी कोई परिवर्तन हम ना देखें. और ये कब होता है? जब असेंबली हंग हो जाती है. देखिए आपने सरकार गोवा, अभी MP में, सब जगह ऐसे होता है. और सब पार्टियां करती हैं, कोई एक पार्टी नहीं है. पोस्ट इलेक्शन इलेक्शन के बाद में हंग असेंबली हो गई. हंग असेंबली का अर्थ हो गया कि बराबर बराबर के आंकड़े हो गए लगभग. अब क्या है? अब पैसे कमाने की बारी है. बस बोलियां लगती हैं और वो अपने पैसे दे देते हैं सामने वाले पर, जिसके पास पावर है, पैसे हैं, और वो वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं. जैसे इस्तीफा दिया तो सामने वाले पार्टी अल्पमत में आ गई और आपने सरकार बना ली. फिर क्या होगा? फिर वहाँ चुनाव होंगे. चुनाव में भी फिर वही मसला है, आप ही जीतोगे. तो ये बड़ा गंदा काम है ये. और ये हंग असेंबली पे ही क्यों होता है? तो इसका भी कई सख्त कानून बन जाए तो ये भी होना संभव नहीं होगा. लेकिन लेखक कह रहा है बट ऑल दीज स्टेप्स आर रिकवर्ड. ये सारे आपके कदमों की आवश्यकता है, ये कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. हाउएवर इनसिग्निफिकेंट दे मे सीम, चाहे वो कितने भी महत्वहीन लगे, उनको उठाना जरूरी है. महत्व इससे लगे कि अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑथर को भी उम्मीद नहीं है कि 20 फरवरी 20 के जजमेंट से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है. वो गेम वैसे ही होगा आपका. लेकिन उसने कहा है कि इनको उठाना जरूरी, चाहे वो कितने ही महत्वहीन हो. धीरे धीरे करोगे तो एक दिन सब अच्छा हो जाएगा. ठीक है. ऑल दी डजन और मोर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म. इलेक्टोरल रिफॉर्म का अर्थ होता है चुनावी क्या कहते हैं, रिफॉर्म को, सुधार. सिंस 2002 आर इन फैक्ट रेस्पॉन्सेज टू सिटीजन इनिशिएटिव पहल. ये जितने भी 2002 से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जजमेंट दिए हैं, इलेक्शन में सुधार के, जो ना आपका चयन प्रक्रिया, जो इलेक्शन है, चुनाव की जो रिफॉर्म्स हैं, सुधार है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ने कहा कोर्ट को तब नहीं किया. सिटीजन इनिशिएटिव्स थे, सिटीजन ने ऐसी पहल की हैं. मैंने कहा ना, बहुत सारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं. नॉट वन इनिशिएटिव हैज़ कम फ्रॉम पॉलिटिकल. क्यों आएगा? इनमें से एक भी पहल जो है पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं आई हमारे पास में. आप अर्थ समझ गए होंगे. ठीक है. नॉट वन इनिशिएटिव हैज़ कम फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम. क्यों आएगा भाई? द स्ट्रेटजी, जो रणनीति है, सो फार हैज़ बीन टू मैथोडिकली ट्राई एंड ब्रेक डाउन दी सॉलिड वॉल ऑफ करप्शन. तो कोशिश यही है. मैथोडिकली का अर्थ होता है तरीकेबद्ध तरीके से. तरीकेबद्ध, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, मैथोडिकल. किसी का आपने तारीफ करनी हो ना, आपके इज़ वेरी मैथोडिकल इन हिज वर्क. इसका जो काम जो है तरीकाबद्ध है, सिस्टमैटिक है. सिस्टमैटिक यानी तरीकाबद्ध. तारीफ करने कैसे को, ही इज़ मैथोडिकल इन हिज वर्क. अपने काम में वो बहुत ही सिस्टमैटिक काम करता है, तरीकाबद्ध तरीके से काम करता है. तो कहता हूँ रणनीति ये थी कि एक चरणबद्ध तरीके से, तरीके से ये करप्शन की जो सॉलिड वॉल है, मजबूत वॉल है, इसको तोड़ना. कोर्ट भी बेचारा अपनी तरफ से छोटी मोटी कोशिश कर रहा है. ठीक है.
और लेखक लास्ट में लिख रहा है जो उम्मीद जाहिर की है, और लेखक ने 2 बार वाटर शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। वाटर्स का मतलब सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, और ये करप्शन का डैम, करप्शन का जो बांध है, जब ब्रीच होगा, जब ये टूटेगा, जिसमें छेद होगा, ठीक है, तो वो कह रहा है कि नई भारत का पानी उसमें से बहेगा, ठीक है। ऐसा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, कैन नॉट प्रिडिक्ट। क्यों ऐसा क्यों लिखा लेखक ने पता नहीं, आप शायद उसको उम्मीद कम है कि बांध टूटेगा और करप्शन सॉलिड वार ढह जाएगी। एनीवे, तो लास्ट में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है, थोड़ा शक भी उनको है। और ये लेखक का इंट्रोडक्शन है, ये त्रिलोचन शास्त्री हैं, ये फाउंडर हैं, चेयरमैन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये प्रोफेसर आए हैं बेंगलोर में भी, ठीक ना। और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन, ये सारी पब्लिक वो हैं, एसोसिएशंस हैं, इनको सिविल सोसाइटीज़ कहते हैं आपका। ये लोग देश के बारे में चिंता करते हैं और कदम उठाने के लिए सरकार को, कोर्ट को रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो तभी तो कह रहा हूँ, ये सारी पिटिशंस, ये सारी जितनी इनिशिएटिव्स थे, ये जो पहल थी, ये सिविल सोसाइटी से आई। ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी फ़ायदे के। तो देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी काम करते हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, बता रहा हूँ आप, ठीक है। तो ये था बच्चों, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। ये आर्टिकल्स बहुत गजब चीज़ हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट।